नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर पिछले साल में 51 बार सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ इन हाई प्राइसेस में आगे भी बढ़त रहेगी, ऐसा ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस कहते हैं। इसके मायने इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स के लिए क्या हैं, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल पे मिस्टर राजेश रोकरे, जो प्रेसिडेंट हैं GJC के। हमारे साथ अश्विन गुप्ता हैं मामराज मुसद्दीलाल ज्वेलर्स से, मनोज झा कामाख्या ज्वेल से और चिराग शेठ हैं हमारे साथ मेटल फोकस से। आप सभी का स्वागत है बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम में। चिराग, पहले आपसे पूछ लेते हैं, ज़ोरदार तेज़ी है, इवन एज छोटी मोटी करेक्शंस देखने को मिल रही हैं, लेकिन बाजार को लगता है कि तेज़ी अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा भी मानना है कि शायद यहाँ से और आपको $100 से $150 की गोल्ड में मूव देखने को मिल सकती है। अभी भी अनिश्चितता का दौर चल रहा है। टैरिफ पे क्या होगा, ये जैसे अभी एक मीम चल रहा है कि मंडे को टैरिफ आते हैं, ट्यूसडे को निकल जाते हैं, फ्राइडे को टैरिफ वापस आते हैं और सैटरडे संडे को गोल्फ खेलने चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है। दूसरी बात, हमने देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी अभी भी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो जब तक ये सारी सिचुएशन रहेगी, सोने में तेज़ी बरकरार रहेगी। हालांकि हमारा मानना है कि सोने की जो तेज़ी है शायद अपने आखिरी लेग पे है, इसलिए शायद $100 से $150 और मार्केट ज़रूर जा सकता है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट जाएगा जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है। चिराग, अगर हम कॉमेक्स को देखें और नेट लॉन्ग पोजीशंस देखें तो सोने की नेट लॉन्ग पोजीशंस नियर ऑल टाइम हाई हैं, चांदी की नेट लॉन्ग पोजीशंस एट ऑल टाइम हाइज हैं। आप कहेंगे जिनको खरीदना था वो ले चुके हैं, या फिर आपको लगता है ये पोजीशंस और आगे बढ़ेंगी या प्रॉफिट टेकिंग आएगी? क्योंकि जब भी हम नेट लॉन्ग पोजीशंस एट ऑल टाइम हाइज देखते हैं, थोड़ा सा चॉपीनेस बाजार में आती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिली। एक है कि जो फ्लोज हुए हैं फ्रॉम लंदन टू कॉमिक्स, वो कई हद तक अभी स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट लॉन्ग पोजीशन मैं कहूँगा शायद, और अगर मार्केट में और $100 की मूव आ जाती है, शायद नेट लॉन्ग पोजीशन शायद और ज़रूर बढ़ जाएंगे। हाँ, ये है कि जब जब मार्केट डीपली लॉन्ग हो जाता है तो करेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट में जब जो लॉन्ग एडिशन होते हैं वो यूजुअली वीक हैंड्स होते हैं कि वो मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो वो सबसे पहले वो निकल जाता है। तो एक करेक्शन ज़रूर आएगा, और ये मनीषा, हम आपके शो पे लगातार कहते आ रहे हैं कि वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट ने तैयार रहना चाहिए। $100-150 इस भाव पे अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी हाँ। वेल, मनोज जी Always with a smile. Always with a smile. Yes. क्योंकि आप हमेशा एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू रखते हैं। इवन एज हमने सोने में लगातार तेजी देखी है, लेकिन आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि करेक्शन आएगी? ऑफ कोर्स इंडस्ट्री चाहती है करेक्शन आए, कंज्यूमर्स, मैं तो ज़रूर चाहती हूँ कि करेक्शन आए, क्योंकि फिर लेने का भाव बनेगा। लेकिन अब यहाँ से जिस तरह के फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जैसे चिराग कह रहे हैं कि कहीं भी प्राइसेस जा सकते हैं जिस तरह की मार्केट है, अब आपकी क्या सेंस है? देखिए मनीषा जी, गोल्ड लोग क्यों खरीदता है, पूरे वर्ल्ड के लोग क्यों खरीदते हैं गोल्ड? जब भी कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता है, लगता है सबसे सेफ हेवन का नाम दिया जाता है गोल्ड, तब लोग गोल्ड खरीदते हैं। पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ अनिश्चितता ही होती जा रही है। तो लोग सोचते हैं कभी डी-डॉलराइजेशन की कहानी आती है, कभी इन्फ्लेशन, कभी फेड रेट, कभी कुछ। तो लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। खासकर इस बार तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल बैंक्स को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कि जो सुपर बॉस है हमारे ट्रम्प, उनका कोई भी मूव को, कोई भी, इवन उनके जो कलीग्स हैं उनको नहीं पता चलता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ये जो अनिश्चितता है, उसके ऊपर गोल्ड का आज का सबसे बड़ा समीकरण है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी ज़्यादा अनिश्चितता है, इतना मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा है। तो उस समय भी गोल्ड को मैं अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ऊपर होते हुए नहीं देख रहा हूँ। नहीं तो आज तो पिछले 1 साल का सबसे बड़ा जो है सिचुएशन, अनिश्चितता की जो सिचुएशन है वो है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब गोल्ड अपने ऊपर के आखिरी दौर पे है, और वो अब जो नियर टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से गोल्ड कॉन्सोलिडेट 100% होना चाहिए। और जैसा कि चिराग भाई ने बोला, अब जो गोल्ड ऊपर जाएगा वो वीक हैंड्स के वजह से ही ऊपर जाएगा। स्ट्रॉन्ग हैंड्स जितने थे वो सब इन हो चुके हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी अगर आपको दिखता है कि जो शटल डाउन होती है, ऐसे तो जब तक ट्रम्प अगले 5 साल आप ट्विटर अकाउंट बंद ना करें तब तक आपको वो शांति नहीं दिखेगी। ट्रुथ सोशल पे भी चले जाएं तो बेटर है। लेकिन मेरे हिसाब से जब थोड़ी सी भी और ज़्यादा आप सेटल है तो एक थोड़ा डीप करेक्शन
करेक्शन देखने को मिल सकता है। डीप मीन्स इन द सेंस 8 to 10% की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि चिराग भाई ने बोला, कोई भी एक जो टैरिफ का वॉर है या कोई और तरह की बातें आ जाए जो हम आप सोच भी नहीं सकते, तो 5-10% की आपके 5 to 6% की ऊपर अपसाइड मूवमेंट आप देख सकते हैं, एंड डाउन साइड 10 to 12% की डाउन साइड आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए गोल्ड ने कम से कम $1000 की दौड़ लगा ली है, और यहाँ बहुत सारे रीज़न है। गोल्ड का इसको कोई मायने नहीं रखता गोल्ड प्राइस के, लेकिन गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 1200, 1300, 1500 हाईएस्ट अलग अलग कंट्री में, फ्रॉम 1100 to 1500 इज द हाईएस्ट। अब $1500 की चीज़ आप 3000 में कब तक बेचोगे? तो उसका तो सेटल डाउन होना ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वेल आई थिंक सोना एक ऐसी चीज़ है मनोज जी जहाँ पे ज़्यादातर लोग पूछते भी नहीं है कि मेकिंग कॉस्ट क्या है, बिकॉज आई थिंक वो हमेशा दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो हम यूजली काउंट भी नहीं करते हैं। लेकिन राजेश जी, इन स्तरों पर जो सोना लेने आ रहे हैं लोग, क्या वो ले रहे हैं? क्या आप खुद लेंगे, घर में एडवाइस करेंगे ले लो अभी सोना, कि आपको भी लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा? बिल्कुल यही सवाल पिछले साल भी था। लोग जब 75,000 70,000 का रेट था तब भी यही सोचते थे कि अब इस रेट में लेंगे क्या। तो अब जिन्होंने एक साल पहले लिया उनको पता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, उसके एक साल पहले जिन्होंने लिया उनको भी यही अच्छा लग रहा है, तो उनका अभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस पर बढ़ा है। अभी मतलब ठीक है, आप जो भी आप अभी कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मनोज भाई कह रहे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये कहना है इतिहास बताता है भविष्य, एक सिंपल लाइन में समझना हो तो। और इतिहास क्या बता रहा है कि गोल्ड ने कंटिन्यूसली सालों साल इंक्रीमेंट दिया है, फ़ायदा कराया है। मैं एक रिपोर्ट को फिर से कोट करता हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही रिपोर्ट है वो। उसमें उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग अगर गोल्ड के साथ कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट 2% से 5% वर्ल्ड वाइड है, और गोल्ड ने मिनिमम 1971 से लेकर तो अभी तक के मिनिमम 8% और मैक्सिमम उसके ऊपर रिटर्न दिया है। तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के कारण वर्ल्ड वाइज इसको काफ़ी एक मतलब सेफ हेवन माना जाता है। और इंडिया में नो डाउट 145 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा इस साल शादियाँ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, और जिस तरीके से अनसर्टनसी बन रही है पूरे वर्ल्ड में, एक फैक्टर छोड़ते दूसरा फैक्टर पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ते तीसरा पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं पिछले इतिहास ही ये बता रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में अभी भी किसी प्रकार की नरमी। और रही बात ग्राहकों की, तो ग्राहकों का विश्वास अभी इतना ब्लाइंड हो गया है कि एवरी डिप, अगर मानिए आप 5% से 10% भी अगर डिप आ जाता है आज की तारीख में, मानिए $3100 के ऊपर खेल रहा है, वो 2700 भी आ जाएगा, तो ग्राहक इसके प्रति और ज़्यादा लेंगे कि ये तो गोल्डन चांस। तो ये $2700 या $27.5 अगर आता है और उसमें मैं बाइंग करता हूँ या करती हूँ, तो इसका मुझे आने वाले दिनों में $3000+ के चांसेस होने के ज़्यादा संभावना है। गोल्डमैन सैक की भी रिपोर्ट आई है कि $3100+ का इस बार का उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। उन्होंने मिनिमम कहा है कि 8% से ज़्यादा का रिटर्न इस बार फिर से गोल्ड देने वाला है। देखिए मिनिमम गारंटी जब वो बताते हैं तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। अब 85-86 चल रहा है, करेक्शन हो के 79,000 आ जाएगा, लेकिन 79,000 में भी डिमांड है क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा शादियाँ हमारे भारत में इस बार 79,000 आएगा। जी बिल्कुल आ सकता है। मैं ये नहीं कहता थी कि ऑलवेज करेक्शन में एक और अलग टेंडेंसी हो जाती है, जब भाव थोड़े से नीचे आ जाते हैं ना तो लोगों को लगता है और नीचे आएंगे और वो मिस कर जाते हैं, और जब भाव बढ़ते हैं तो पीछे दौड़ते हैं। तो अभी जो बुल रन चल रहा है गोल्ड का, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आफ्टर कोविड जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया है, तो लोगों को पता है कि अभी इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई डायरेक्ट जैसे अभी यूक्रेन और रशिया को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट ऐसी 1-to-1 वार की पोजीशन न बनते हुए पैंडेमिक जैसी जैविक हथियारों को यूज़ करके एक दूसरे की इकोनॉमी को ये करके कोविड जैसी परिस्थितियों को ला के पैंडेमिक लाने की स्थिति में कहीं ना कहीं ये गोल्ड को इम्पैक्ट करेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड का भविष्य सुनहरा है और बहुत आगे चांसेस है कि रेट बढ़ेंगे। अश्विन जी, आपको क्या लगता है, क्या रेंज आप बनती हुई देखते हैं अगर आने वाले 2 साल देख लें? एंड आई डोंट नो अगर एज ज्वेलर्स एज इंडस्ट्री आप इतना लंबा व्यू लेते हैं या नहीं, पर चाहे वो इन्वेंट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, तो एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन तो करते ही होंगे, उस हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर से हम हिस्ट्री को देखें या प्रेजेंट को भी देखें, डेफिनेटली द स्पीड एट विच gold has gone up, it is not good for the industry as well as for anybody. Growth जो भी होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ जो 8 से 10% पर एनम की होगी, उसको सस्टेन करना बहुत इजी है और अच्छा है। और मैं यही देख रहा हूँ कि अगले 2 साल में भी जो स्पीड से पिछले साल सोना भागा है वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। सो आई थिंक another 2 years to 5 years when I see a growth of 7 to 10% over a long term.
7 to 10% ओवर अ लॉन्ग टर्म। over a long term. राजेश जी, एक बात बताइए, अब इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इस वॉल्टिलिटी के साथ जूझ तो रही ही है, आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगी, कैसे एज इंडस्ट्री अपने आप को फिर आप यहाँ पर हेज करते हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं कि गोल्ड मेटल लोन्स कैसे गए, फिक्स कितना था, हेजिंग इंडस्ट्री ने यहाँ पर की या नहीं कही, तो गोल्ड प्राइसेस एक तरफ है और किस तरह की डिमांड आ रही है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहे हैं? देखिए, हेजिंग है तो ऑप्शन तो है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हेजिंग में कई बार ऐसा होता है कि वो इन्वेंट्री प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है, तो हेजिंग वो दो धारी तलवार हो जाती है कई बार। और मेन माने क्या होता है, जब आप किसी को हेज करते हैं तो वो एक टाइम लिमिट के बाद फिर से आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो ये कॉस्टिंग भी अभी उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो सब लोग इतने टेक्नोलॉजी कंफर्ट नहीं है। आज भी ये हमारे भारत में जितने भी ज्वेलर्स है वो आर ट्रेडिशनल ज्वेलर्स का एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वजह से 100% ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स भी होंगे तब भी वो हेजिंग के लिए 4 बार सोचते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स है वही हेजिंग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके नॉर्म्स काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये उसके पीछे रीजन है। लेकिन एवरीथिंग है तो बाकी तो कुछ मुझे लगता है कि इन्वेंट्री प्रॉफिट, मैं तो कल कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था, उन्होंने ये तो कह रहे थे वी आर वर्किंग ऑन द इन्वेंट्री प्रॉफिट। जब वो इस टाइप की बात कर रहे थे मुझे हमें बचा क्या है अभी, तो इस तरह से फिलहाल तो इंडस्ट्री इस तरह से दिख रही है मुझे। कहा है कि 700 से 800 टन के बीच में इस साल भी यहाँ पर डिमांड रह सकती है, आप किस तरफ बेंड करेंगे? अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंडियन मार्केट में अब दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक ज्वेलरी डिमांड इम्पैक्टेड रही है, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, एक जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करती है। अब काफ़ी हद तक उस तबके को ये लगता है कि अगर मैं 10 से 15% मेकिंग चार्ज देता हूँ इस लेवल पे, तो जब तक गोल्ड शायद आज $2900 है, गोल्ड जब तक $3100 नहीं हो जाता तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। तो वो एक सेक्शन है जो इन्वेस्टमेंट डिमांड पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमें लगता है अगले साल शायद ज्वेलरी डिमांड इम्पैक्टेड रहेगी, सिंगल डिजिट्स आपको फॉल देखने को मिल सकते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहेगी और वो हमें कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। जितने भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं, आप अगर ज्वेलर्स से बात करें तो ज्वेलर्स हमेशा बहुत ही वीक गाइडेंस दे रहे हैं, बट आप बुलियन डीलर से बात करें तो वो कहेंगे कि मिंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। एक और चीज़, और ये मनोज जी, इसमें ये ऐसा था कि लोग न्यू ज्वेलरी शायद अब यहाँ पर कम ले रहे हैं, जैसे चिराग ने कहा भी कि वो ट्रेंड भी है एक्सचेंज ज्वेलरी। जब हम ज्वेलर से बात कर रहे हैं, और आप शायद इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक्सचेंज ज्वेलरी का जो परसेंटेज है वो 50 to 70% अब है। देखिए मनीषा जी, एक बात तो आप देखते हैं कि 700-800 टन के आसपास इंपोर्ट होता है, ठीक है। वो केवल कोविड के नेक्स्ट ईयर का बात आप जाना तो एवरेज 700-800। आज 6 साल पहले भी देखो तो वही है, आज भी वही है। कोई बहुत बड़ा वो 800 टन का 1600 टन नहीं हुआ, यानी कि डिमांड इंडिया में कोई डबल नहीं हो गया पिछले 7-8-10 साल में। शोरूम तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई शहर में खुलता रहता है, यानी कि ओवरऑल आप जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, ये वेरी सैड टू से वो प्राइस का ग्रोथ है। वेट का ग्रोथ तो मुझे इंडस्ट्री में कई सालों से नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। दूसरी बात, आपने बोला कि ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है ना, पहले जो बाईबैक होता था या जो एक्सचेंज होता था वो 18 से 20% होता था, और नॉर्मल मार्केट का ट्रेंड पिछले 5 साल का है, ये मैं पहले वो 30% के आसपास का है, और आज जो है ना 50, 60, 70% तक पर चला गया है, क्योंकि लोगों को ये प्राइस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लोगों का एक बजट होता है, आपकी सैलरी अगर है तो वो अगर इंक्रीज़ हो रही है 10 या 20% के हिसाब से मैक्सिमम, जो नॉर्मल इंडिया की जो सैलरी है 4-5% के ऊपर एवरेज इंक्रीज नहीं होती है, और आपका जो बजट है वो 100 रुपये का सीधा 150 रुपये हो जाए, तो फाइनली तो यही होगा ना। शादियां हैं, शादियां बढ़ रही हैं, एवरी ईयर शादी बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब शादियां बढ़ रही है तो ज्वेलरी तो मस्ट है, वेडिंग ज्वेलरी खरीदने का 50-55% वेडिंग इज द रीजन। अश्विन जी, जैसे बात की है, जिस तरह से हमने सोने में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है पिछले, अगर हम 3 महीने उठा के देख लें, अगर आपके पोर्टफोलियो में सोना नहीं था तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो तो आज लॉस में है। एक सेविंग ग्रेस जो आपके पोर्टफोलियो में है वो शायद सोने की तरफ से आई है। ज्वेलरी में डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट में हमने बढ़ते हुए देखी है, ETFs में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है क्या वो फिजिकल गोल्ड में आते हुए देखी है हमने? देखिए, कुछ चीज़ों में मैं मनोज भाई के साथ में डिफ़र करना चाहूँगा। डेफिनेटली हम टनेज देखते हैं तो यस देयर इज़ अ स्टैग्नेशन, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पॉकेट साइज़, जैसे मनोज भाई ने बोला कि पॉकेट साइज़ के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी हैज़ चेंज्ड। पहले अगर से 700-800 टन के अंदर नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ज्वेलरी विच वर मेड हैज़ इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, बिकॉज
the market or the jewelry market has adopted to the requirements of the market and they have changed according to the pocket size of the consumer. So ऐसा नहीं है कि नई ज्वेलरी नहीं बिक रही है. डेफिनेटली जिसके साथ में अटैचमेंट होता है वो क्या कर रहे हैं आजकल, दे आर फिटिंग टू द ओल्ड डिज़ाइन एंड complementing with the new design, and that is way they are fusioning also. So it is not that कि everything is getting recycled and being made. So मुझे ये लगता है कि definitely investment in physical gold as well as ETF both are contributing to the industry's growth. Definitely जैसे चिराग भाई ने अभी बताया कि those people who were thinking कि I am losing out on 10 to 15% of the making charges in jewelry, they are definitely shifting towards the physical gold as well as ETF. So physical gold का भी demand है और ETF is also growing at the same pace. एक चीज़ आप तीनों से ही जानना चाहूँगी और चिराग आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. अगर हम मार्केट देखें और ये चीज़ हम लगातार इस सेमिनार में हर पैनल पे भी देखते रहे हैं, सब लोग ये शेयर करना चाहते हैं कि 10 साल पहले कैसी मार्केट थी और अब कैसी है, इन सेंस ऑफ चाहे वो इंडस्ट्री के लिए फंडिंग है, इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस है या फिर बाइंग पैटर्न्स हैं कंज्यूमर्स का. अब जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पर हॉलमार्किंग हो चुकी है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अब ट्रेसेबिलिटी की बात भी यहाँ पर की है, आपको लगता है इंडियन मार्केट इन चीज़ों के लिए तैयार है? मेरे हिसाब से 2-3 फैक्टर्स हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं. एक है कि 14-18 कैरेट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग अगले 5 साल में. ये हमें बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि 14-18 नेक्स्ट बिग थिंग हो जाएंगे. दूसरी बात जो लग रहा है कि अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड्स सोर्सिंग ऑफ गोल्ड भी बढ़ेगा, ट्रेसेबिलिटी. सो आई थिंक वो ज्वेलर्स के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से उनका सोना आ रहा है. ठीक है, ये दूसरी चीज़. तीसरी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंडियन मार्केट में आज होती जा रही है कि लोग एक कंज्यूमर है जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड आउटसाइड ज्वेलरी भी अब देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो के पार्ट हो, ETFs हो. तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री इसको कैसे अडॉप्ट करती है, क्या वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर पाती है, क्या ओवरऑल ETF को इजीली फंजिबल हो सकती है ज्वेलरी में लेके. ये सारे सवाल है जो आगे हमें सोचने होंगे और शायद उसके ऊपर एसोसिएशंस को काम करने होंगे. मनोज जी, आप उसमें ऐड करना चाहते हैं? चिराग भाई के एक बात से मैं सहमत हूँ कि अविनाश जी ने भी ऐसा बोला कि वेट जो है पहले से, जैसे 100 ग्राम की चीज़ थी तो भी 50 ग्राम में बनने लगी, 30 ग्राम में बनने लगी, तो वो बहुत मल्टीपल ज्वेलरी बनने लगी. लेकिन चिराग भाई ने एक बात बोली कि 18 कैरेट और 14 कैरेट में शिफ्टिंग हो रही है. इस पर मैं एक पॉइंट ऐड करना पड़ूंगा, प्रैक्टिकल है ये. मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है. जब गोल्ड 30,000 से 50,000 हुआ था तो एकाएक मैंने एक शिफ्टिंग उस समय देखी थी कि लोग 18 कैरेट और 14 कैरेट की आइटम पे आ गए थे. लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो एंड कस्टमर है ना 14 कैरेट को ना मना करने लगा. और खासकर स्पेशली रिंग्स और जो इजी गोइंग ज्वेलरी है, और फिर ज्वेलर्स वापस 14 से 18 कैरेट पे शिफ्ट हो गए. ये मेरे यहाँ अगर 100 प्रोडक्ट बनती थी 14 कैरेट की तो उसमें से मोर देन 50% वापस 18 कैरेट पे शिफ्ट हो गए. तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी इंडियन कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब में 9 कैरेट और वो सब, तो वो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है. हम बहुत ज़्यादा कैरेटेज लो पे नहीं जाने वाले हैं. हमारा कैरेटेज जो है ना वो 18 और 22 ही रहने वाला है, 14 पे कुछ हद तक ही आने वाला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल इस चीज़ को भी इस पॉइंट पे ऐड करना चाहिए. ऑलराइट, एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस अब आपसे लेना चाहेंगे. अश्विन जी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. आज की डेट में, वैसे तो आप ज्वेलर्स हैं, इंडस्ट्री से हैं, तो आप कहेंगे हर लेवल पे सोना खरीदना अच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपये का उनको सोना लेना है, क्या ये रेट बेहतर है या आप उन्हें कहेंगे थोड़ा रुक जाइए? समझिए आपकी फैमिली से कोई आपसे एडवाइस मांगना चाहता है तो क्या बोलेंगे? जैसे कि हम जनरली बोलते हैं SIP, आई विल ऑलवेज सजेस्ट in case if they want to invest 100 rupees, invest 20-30 at this price and then wait for the correction, so that way they are not feeling like they are let down or left over. So I think SIP will be the best way. पर आपको एज अ ज्वेलर नहीं लगता कि कोई आया उनको बोलो अभी खरीद लो सारा का सारा, कल वो आए नहीं आए उनके पास चले गई तो? देखिए, जैसे आपने पूछा मेरे से क्या एडवाइस करना चाहिए तो मैं वो बोल रहा हूँ. दिल मांगे मोर, बेचना हर जन एक्स्ट्रा ही चाहता है, वो एक अलग बात है. व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर अ कंज्यूमर टू बी सेफ, डेफिनेटली दे हैव टू बी यूजिंग सेफ मेथड. देखिए मनीषा जी, अगर आप ज्वेलरी खरीदना, आपकी रीज़न क्या है? अगर आपके यहाँ शादी है,
अगले 2-3 महीना या 6 महीने में मैं बोलता हूँ आपको कंपलसरी ज्वेलरी खरीदनी ही है या गोल्ड खरीदनी है, तो डेफिनेटली आपको प्राइस का वेट नहीं करना चाहिए, आपको इस प्राइस में भी खरीद लेना चाहिए कि हो सकता है यहाँ से आपको 3-4 हज़ार ऊपर या 5 हज़ार ऊपर सोना खरीदना पड़े जब एक्चुअल ज़रूरत पड़े। लेकिन इफ़ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना है, शांति से ख़रीद सकते हैं, आपके पास साल भर का टाइम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एटलीस्ट नीचे 7-8% गोल्ड रेट नीचे मिल सकता है। यू कैन वेट। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस, इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जैसे गोल्डमैन सैक्स का एक टाइम पे आया था क्रूड के लिए, जब 80-90 के डॉलर के आसपास, तो $200 क्रूड हो जाएगा और क्रूड आ गया 330 पे, तो ये ब्लैक गोल्ड ही है। तो यू शुड नेवर फॉरगेट दिस कि क्रूड की कहानी अगर थोड़ी भी आ गई तो बहुत बड़ा तकलीफ भी आ सकता है। जस्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन जो चिराग ने बोला कि एज ज्वेलर्स, एज दिस इंडस्ट्री एंड फ्रैटर्निटी ऑल्सो, आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होगा कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिजिकल में इन सम सेंस रहें, तो उनके लिए क्या होगा आपके पास? देखिए फिजिकल में तो 100% ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट इज वन पार्ट। यस, अगर मुझे ज्वेलरी नहीं लेनी है फिर भी फिजिकल गोल्ड चाहिए। करेक्ट। When we talk about jewelry as an investment, I think in case if somebody is looking jewelry as an investment, they will be always having the risk of losing that making charges. So I think jewelry is not a commodity. Jewelry is a piece of adornment. So definitely we should think on that lines when we are suggesting jewelry as an investment. On that I just want to point. सो अगर आप बुलियन खरीदना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट $100-200 यहाँ से जरूर, $100 $150 नीचे आए, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी खरीदी करें और $2700 तक आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, सोने के प्राइसेस पर तो बात करने के लिए ही, और सोना कैसे खरीदें, कब खरीदें और क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, इस पर भी बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।